मित्रों नमस्कार। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप हिंदी के व्याकरण संबंधित इस समय देख रहे हैं व्याकरण में समास में जैसे हम परिभाषा, समास के भेद और समास में अविर्भाव समास को पढ़ा चुके हैं। आइए उसी समास के सिलसिले में चलते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, और जो आपके कई एग्जामों के लिए बहुत बेहतर और महत्वपूर्ण है। जैसे आपका यूपी टेट हुआ, आपका सुपर टेट हुआ और यूपीएसआई हुआ, व पेट इत्यादि के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग तत्पुरुष की बात करते हैं मित्रों। तो समास के 6 भेद थे। 6 में दूसरा है तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। आइए इस तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तत्पुरुष का अर्थ जरा देख लीजिए क्या होगा। तत्प्लस पुरुष। तत् का तात्पर्य वह होता है और पुरुष का तात्पर्य आदमी से हुआ, व्यक्ति से हुआ। तो वह आदमी यानी इसको वह के अर्थ में हम उसका भी बदल सकते हैं। उसका आदमी, तो आदमी और उसके बीच में चिन्ह कौन है? का। और जहां का चिन्ह आवे और अंतिम पद के अनुसार लिंग का, विभक्ति का, पुरुष का पहचान करा दे, वही आपका तत्पुरुष हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, जैसे कहीं लिखा हो राजकन्या, ध्यान दीजिए, राजकन्या में 2 पद है। एक पद है राज यानी राजा और दूसरा पद क्या है? कन्या। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अंतिम पद है वो कन्या है। तो कन्या के हिसाब से, कन्या के विभक्ति के, कन्या के लिंग के अनुसार ही पूरा शब्द प्रयोग होगा। जैसे राजा की कन्या, कहने का मकसद ये हुआ अंतिम पद के अनुसार इसकी क्रिया लागू की जाती है, अंतिम पद के अनुसार इसके लिंग प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि उसका का एक चिन्ह है, राजा के बाद में राजा की, तो की एक कार्य चिन्ह मिल गया। और कन्या, कन्या अंतिम पद है, अंतिम पद के अनुसार पूरा शब्द प्रयोग होता है। इसीलिए इसका नाम तत्पुरुष होता है कि तत् माने वह या उसका, पुरुष माने आदमी से हुआ, अर्थात उसका आदमी। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम पद के अनुसार जहाँ पर जो शब्द प्रयोग होता हो उसी का नाम होता है तत्पुरुष। तो आइए इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा किस टाइप से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में? परिभाषा अर्थात जिस समास का अंतिम, चाहे इसे कहिए उत्तर और चाहे कहिए दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसे तत्पुरुष समास। तो मित्रों, जिस समास का अंतिम यानी उत्तर या दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है या प्रधान होता हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें यही तरह देखना है, इसमें अंतिम पद प्रधान कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिख देंगे, इसी के हिसाब से सारा कार्य। तत्पुरुष समास के अंतिम पद यानी शब्द के अनुसार
विभक्ति या लिंग का प्रयोग होता है। इसीलिए उत्तर पद प्रधान होता है। इसीलिए उत्तर पद प्रधान होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने इसलिए लिखा दिया ताकि आप लोग को अवगत हो जाए कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद या शब्द के अनुसार विभक्ति या लिंग का प्रयोग होता है, इसलिए उत्तर पद प्रधान होता है। यानी जो पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का उत्तर पद, उसी के अनुसार लिंग का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए, आप पढ़ते भी होंगे, कहीं पर लिखा गया हो, बहुत आता है एग्जाम में ये, राजपुरुष। ध्यान दीजिए, इसमें दो पद है, एक तो राज है, एक पुरुष है। इसमें इतना देखना है अंतिम पद कौन है, अंतिम पद पुरुष है। तो पुरुष का जो लिंग है वो पुरुष है, यानी पुल्लिंग है, इसलिए इसमें जो चिन्ह लगेगा वो का लगेगा। तो यहाँ विग्रह करने पर अर्थ निकाल दिया जाएगा, तो लिख दिया जाएगा राजा का पुरुष। ध्यान दीजिएगा, राजा का पुरुष। अगर यही शब्द दे दिया जाए राजमाता, ध्यान दीजिएगा, राजमाता, यहाँ अंतिम पद माता है। माता एक स्त्री है, देखिए यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा राजा की माता। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए, अंतिम पद के अनुसार चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए ये पद प्रधान हो गया। तो अंतिम पद के अनुसार जहाँ चिन्ह का प्रयोग होता है उसी समास का नाम तत्पुरुष, अर्थात इसीलिए तत्पुरुष समास का उत्तर यानी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा तो समझ गए होंगे। लोग कहते भी हैं कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, दूसरा प्रधान होता है, क्यों प्रधान होता है इसको आपको बताना होगा। तो बता दीजिए भाई, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसी के अनुसार कारक चिन्ह का प्रयोग यानी लिंग का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। अब आइए, आपके एग्जाम से संबंधित और कुछ बातें पूछी जाती हैं, तो देखते हैं तत्पुरुष समास का वर्गीकरण करके कि तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग, तत्पुरुष समास का वर्गीकरण, चाहे भेद कर दीजिएगा तत्पुरुष समास के भेद। तो मुख्यतः इसके दो भेद किए गए। एक का नाम है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक का नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण समानाधिकरण, इसका क्या अर्थ होता है, जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के मध्य की विभक्तियां या कारक चिन्ह समान नहीं, यही नहीं पर विचार कीजिएगा, समान नहीं होते हैं तो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समास के दोनों पद की विभक्तियां या कारक चिन्ह समान नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके निम्न 6 भेद है।
अब छह भेद क्यों कहा गया? ध्यान दीजिएगा, जो छह भेद बनाए गए हैं वो छह के नाम कुछ इस तरह के, ये आपके रहे। आपने सुना होगा कर्म तत्पुरुष, आपने सुना होगा कर्म तत्पुरुष, आपने सुना होगा संप्रदान तत्पुरुष, अगला है अपादान तत्पुरुष, अगला है संबंध तत्पुरुष, अगला है अधिकरण तत्पुरुष। यही छह है जो कारक के अनुसार हो जाते हैं। देखिएगा, इसमें कारक चिन्ह या विभक्तियां समान नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कर्म का जो चिन्ह है वो क्या है? को, अर्थात दोनों पदों के मध्य में जो को चिन्ह आएगा, इसके बाद में दो पदों के बीच में अगर आ जाए से या के द्वारा, तो बताइएगा को और से या के द्वारा ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? इसलिए समान नहीं होते हैं। इसी में आ जाइए, हो जाएगा के लिए, ये चिन्ह अलग हो गया। अपादान का चिन्ह होगा से अलग होना, से अलग होना। संबंध का हो जाएगा का की के। अब का की के देखिएगा, से अलग, के लिए, से के द्वारा, आपको सबके विभक्ति यानी कारक चिन्ह समान नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अधिकरण में, यहां पर हो जाएगा में या पर। ये अब तो आप समझ गए होंगे व्याकरण तत्पुरुष समास है क्या। व्याकरण तत्पुरुष समास वह है जिसके दोनों पदों की विभक्तियां या कारक चिन्ह समान नहीं होते हैं। इस तरह से व्याकरण तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6। आगे बढ़ते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा, समानाधिकरण अर्थात समान विभक्तियां, जिसके दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने तात्पर्य इसमें दोनों पदों की विभक्तियां कारक चिन्ह समान ही होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो भेद होते हैं। अब कोई पूछे समानाधिकरण के कितने भेद, तो आप कितने बताएंगे? 2। एक का नाम है आपका देव समास और एक का नाम है कर्मधारय समास। ये देव समास और कर्मधारय समास ही आपके हो जाते हैं समानाधिकरण के अंदर। तो हम आप आज शुरू करते हैं व्याकरण तत्पुरुष समास। व्याकरण तत्पुरुष समास के पार्ट कितने हैं, भेद कितने हैं? 6। इसके और भी उपभेद हैं, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें उपभेदों में से आते हैं नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष और प्राग तत्पुरुष। लेकिन पहले हम जहाँ पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो हम लोग कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष की पहचान है वो, कर्ण की पहचान है से के द्वारा, संप्रदान की पहचान है के लिए, और अपादान का से अलग, संबंध का की के, और अधिकरण का में, ये इनके पहचान हो जाते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अधिकरण तत्पुरुष, व्याकरण तत्पुरुष के अन्य पार्टों को लेकर के। आइए चर्चा पर चर्चा जैसे की जाए। और सबसे ज्यादा एग्जाम में तत्पुरुष से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके जितने भेद हैं, जितने पार्ट हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस भेद को समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए अवगत कराया जा रहा है उससे कुछ बेहतर सीखेंगे। आइए तत्पुरुष समास में व्याकरण तत्पुरुष समास का जो रूप पढ़ते हैं उसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। तो पहला है इसमें कर्म तत्पुरुष समास।
कर्म तत्पुरुष का मतलब हुआ कर्म माने कर्म कारक। और कर्म कारक जहाँ रहेगा वहां का चिन्ह क्या होगा, वहां का चिन्ह होगा को। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम समस्त पद लिखेंगे, समस्त पद का मतलब हुआ समास, तो ये चिन्ह छिपा रहेगा, लुप्त रहेगा, गायब रहेगा। लेकिन शब्द पढ़ने पर ऐसा महसूस होगा कि यहाँ दो पदों के बीच में क्या होना चाहिए, को। जब हम आप विग्रह करेंगे, जब हम समास विग्रह करेंगे तब इसी को हम बीच में दो पदों के मध्य में लिखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कहीं लिखा गया गगनचुंबी, अब देखिए गगनचुंबी कहने से अर्थ क्या निकलता है, चिन्ह कौन मिलता है, तो देखिएगा इसका जब विग्रह करेंगे तो वो अवश्य आएगा। तो हम लोग विग्रह करेंगे क्या, गगन को चूमने वाला। अब देखिए गगन और चुंबी यानी चूमने वाले के बीच में कौन सा चिन्ह आया, को। और को चिन्ह आने से कौन समास हुआ, तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष हुआ। इसी तरह से कहीं लिखा हो जेब कतरा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन मानते हैं, तो हो जाएगा जेब को काटने वाला यानी कतरने वाला। ये तथ्य यहां से हो गया। और भी बात इसमें छिपी है, जैसे कहीं लिखा गया हो बस चालक, क्या लिखा गया हो, तो हो जाएगा बस को चलाने वाला। तो कहने का मकसद ये है को चिन्ह सब में मिल रहा। इसी तरह से कहीं लिखा हो सुख प्राप्त, क्या लिखा हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं, तो हो जाएगा सुख को प्राप्त। देखिए इसमें भी चिन्ह को मिल गया। अब चाहे इसको आप कर दीजिए स्वर्ग प्राप्त, तो सेम वही बात होगी, तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। तो देखिए इसमें भी क्या चिन्ह मिला, को चिन्ह अवश्य मिल गया। इस तरह से को चिन्ह सब में मिल रहे हैं। अब आइए परीक्षा के दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है उन सबको भी देखते चलें। जैसे कहीं लिखा हो कठफोड़वा, तो हो जाएगा काठ को फोड़ने वाला। किसको फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला। और भी बातें हैं इसमें, जैसे कहीं पर लिख दिया जाए रथ चालक, तो हो जाएगा रथ को चलाने वाला। तो रथ को चलाने वाला ही क्या कहलाया, रथ चालक कहलाया। और रथ चालक कहने से मित्रों कर्म तत्पुरुष की बात हो रही है। इसे फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। गगनचुंबी, जेब कतरा, बस चालक, सुख प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, कठफोड़वा, रथ चालक, ये सारे शब्द आपके को चिन्ह के अंतर्गत दिए गए हैं। और जब को चिन्ह के अंतर्गत दिए गए हैं तो इसका नाम रखा गया है वास्तव में कर्म तत्पुरुष समास। तो आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण उदाहरण को देख लेते हैं जो कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत किए गए। आइए कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कुछ और भी शब्द को देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो आशातीत, हो जाएगा आशा को अतीत। अतीत का तात्पर्य होता है परे। इसी तरह से और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे लिखा जाए तिल चट्टा, बहुत आता है ये भी, तिल चट्टा, तो हो जाएगा तिल यानी तेल को चाटने वाला। तेल को चाटने वाला ही क्या हो गया, तिल चट्टा। इसी तरह से कहीं लिखा हो गृहागत, तो हो जाएगा गृह को आगत। आगत माने आया, गृह को आया। इसी तरह से कहीं आ जाए
अयोध्यागत, अयोध्यागत, तो कहाँ अयोध्या को आया, तो ध्यान दीजिए हो जाएगा अयोध्या को आया, यानी अयोध्या को आया। इस तरह से और भी शब्द लिए जा सकते हैं, जैसे कहीं आ जाए पॉइंट के रूप में मोक्ष प्राप्त, तो हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष प्राप्त कहने से बीच में कारक चिन्ह क्या मिला, को। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन समास होगा, यहाँ पर हो जाएगा वास्तव कर्म तत्पुरुष समास। कैसे कहीं लिख दिया जाए घर फूंक, अब देखियो भैया घर फूंक बीच में कौन चिन्ह आएगा, को, तो हो जाएगा घर को फूंकने वाला। बीच में कौन चिन्ह आया, वो आ गया। तो ऐसी सिचुएशन जहां मिले वहां आपका कौन समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास। कहने का मकसद ये है कि आप लोग जहां भी ऐसे स्थिति देखें कि बीच में कारक चिन्ह को आ गया तो तत्पुरुष समास वहां होना संभव है। कभी कभी क्वेश्चन कर्म तत्पुरुष पूछता है, कभी कभी केवल तत्पुरुष पूछता है। दोनों स्थितियों में जहां जैसे विकल्प रहेगा वैसे आपको बताना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं और भी कुछ उदाहरण को लेकर के, जिसमें से आपके कुछ उदाहरण लिए गए हैं अन्य तथ्य से। आइए अगला समास देखते हैं जिसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस समास को समझ गए होंगे। अगर बीच में को चिन्ह आया तो या तो तत्पुरुष समास होगा, या तो विकल्प के अनुसार अगर कर्म पूछा तो कर्म तत्पुरुष समास जरूर होगा। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं मित्रों, जिसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह है या तो से लिखा जा सकता है या तो से के द्वारा। तो चर्चा होनी चाहिए। इधर लिख देते हैं समास और इधर लिख देते हैं विग्रह। चलिए तो आइए देखते हैं, जब इसमें विग्रह करेंगे चिन्ह लिखा जाएगा, लेकिन जब समास रहेगा तो दोनों पदों के मध्य में चिन्ह का लोप रहेगा। तो चर्चा होनी चाहिए। जैसे कहीं लिखा गया हो रस भरा, क्या लिखा गया हो, अब देखिए रस से आया कि नहीं आया, यहाँ लिख दिया जाए से भरा। तो रस से भरा बीच में चिन्ह से आया, और से का तात्पर्य ये है अलग तो हो नहीं रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। जुड़ने की स्थिति में से होने पर कर्म, अगर यही अलगाव हो जाता से लगने से तो अपादान हो जाता। और चर्चा करते हैं, जैसे कहीं पर लिखा गया हो गुण युक्त, क्या लिखा गया है, गुण युक्त, तो हो जाएगा गुण से युक्त। यहाँ लिखा गया है गुण से युक्त, बीच में चिन्ह क्या आया, मध्य में से आया है। इसी तरह से तमाम आपके पॉइंट हैं। जैसे आ जाए बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तो बाढ़ से यहाँ चिन्ह आपका मिल गया, तो हो गया बाढ़ से पीड़ित। इसी तरह से रोग युक्त है, तो रोग युक्त से तो चिन्ह लगा है लेकिन युक्त जुड़ा है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ विग्रह में होगा रोग से युक्त। क्या होगा, रोग से युक्त। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं देखो भैया ये तो बेचारा एकदम गोबर गणेश है। अब बताओ गोबर गणेश का मतलब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो गणेश बने हैं लेकिन किससे, गोबर से। यहाँ लिख दिया जाएगा गोबर से बने गणेश। तो यहाँ चिन्ह क्या मिला, से, और से मिलने पर कौन समास होगा, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष विकल्प में ना हो, केवल तत्पुरुष हो, तो विकल्प क्या सही होगा, तत्पुरुष विकल्प ही सही होगा। हम आप यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं
ऐसे कहीं भी लिखा गया हो, देखो लिखा गया हो सूर्यकृत, यहां हो जाएगा सूर्य के द्वारा कृत, चाहे सूर्य से कृत के द्वारा लिखा गया, रचा गया। इसी तरह से चाहे तुलसी कृत आ जाए, चाहे कबीर कृत आ जाए, ये सारे सब सारे पद क्या हो जाएंगे, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो चिन्ह है वो आपका क्या है, से। तो आइए कुछ और भी तथ्य को देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा गया हो वाराह, और उदाहरण को देखते हैं ताकि उदाहरण पर अभ्यास करा रहे आप सभी का। चिन्ह के हिसाब से सबको हम आप देखते रहेंगे। तो चर्चा की जाए बाराह चाहे वज्राह, यानी कोई किसी से घायल, तो लिख दिया जाए बाराह। यहां जब विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा बाण से आहत। आहत का तात्पर्य होता है बिढ़ा हुआ या घायल हुआ। तो किससे घायल है, बाण से घायल है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बाराह कहा गया। इसी तरह से दुनिया के तमाम शब्द हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो पद दलित, ये बहुत आता है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग, पद दलित। तो किससे दलित है, उसका जो पद है वो वास्तव में किस कास्ट का है, दलित कास्ट का, इसीलिए पद से वो दलित है, ना कि पद से हट गया। नहीं, यहाँ पद से दलित का मतलब हुआ वास्तव में पद से वो दलित, पद से दलित। अगला पॉइंट है इसी तथ्य को लेकर के हस्तलिखित। कुछ लोग कहते भी हैं अगर तुम हमको मौखिक बोल रहे हो ऐसा करो भैया, हस्तलिखित हमको प्रमाण दो, हस्तलिखित प्रमाण दो तभी अपना धरना बंद करेंगे, नहीं तो नहीं बंद करेंगे। तो हस्तलिखित का तात्पर्य यहाँ से हो जाएगा हाथ से या हस्त से लिखित। तो आइए चर्चा करते हैं। यहाँ हो जाएगा हस्त से लिखित। तो इस तरह से आपके पॉइंट बनते चले जाएंगे। दुनिया के कोई शब्द आ जाए, इसी आधार पर हम आप किसी भी पॉइंट को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय वास्तव में 2-4 दिन से देख रहे बरखा खूब हो रही है। तो कहीं पर अगर लिखा हो मेघाच्छादित, अब देखिए आच्छादित माने घिरा हुआ, तो किससे घिरा, बादल से, यहां से चिन्ह हो जाएगा। तो हो जाएगा मेघ से आच्छादित। तो किससे आच्छादित है, मेघ से आच्छादित है। तो इस तरह से चाहे जलाच्छादित हो, चाहे मेघाच्छादित हो, चाहे धूम्राच्छादित हो, कोई भी आच्छादित के अर्थ में हो, इस तरह से हम आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपेक्षा करता हूं कि कर्ण तत्पुरुष समास में जो चिन्ह से या के द्वारा है, इसके माध्यम से भी हम आप इस पॉइंट को बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए अगली चर्चा करते हैं। अगला जो समास बनेगा उसका नाम है तत्पुरुष समास। तो आइए तत्पुरुष समास में अगले तत्व की ओर बढ़ते हैं, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आइए संप्रदान तत्पुरुष समास की हम आप समास बहुत ही सरल होता, बशर्ते रह गया कि शब्द व्यवस्थीकरण को समझना चाहिए कि कौन शब्द किस अर्थ में जाना जाता है। तो अगला जो समास है तीसरा तत्पुरुष में, उसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसका मतलब चिन्ह है के लिए। अब आइए अब की बात जो समास लिखेंगे उसमें चिन्ह छिपा रहेगा, कौन सा चिन्ह, के लिए। और जैसे विग्रह करेंगे वैसे समास का चिन्ह वास्तव में दोनों पदों के मध्य में लिखा जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा गया हो हथकड़ी, ध्यान दियो भैया, हथकड़ी, बताओ हथकड़ी किसके लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। वास्तव में जो कोई गुनाह करता है तो उसे सिपाही लोग क्या पहनाते हैं, हथकड़ी। तो कड़ी बनी है हाथ के लिए, तो हो जाएगा
हाथ के लिए कड़ी। तो हाथ के लिए कड़ी ही क्या कहलाई? कड़ी। इसी तरह से कहीं पर पॉइंट लिखा गया हो गौशाला, तो गौशाला, गो माने गाय हुआ, कहीं के गौशाला, कहीं के गौशाला में लिखा मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है पेपर के, तो हो जाएगा गो यानी गाय। यहाँ चाहे गो कीजिए चाहे गाय कीजिए, तो इसके लिए क्या बना है? शाला। शाला का तात्पर्य रहने का स्थान। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया हो पॉइंट के रूप में, कभी भी पूछा जा सकता है रसोई घर। तो घर किसके लिए? रसोई के लिए बना है, तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। जो घर बना था वो वास्तव में रसोई के लिए बना था, कुछ सामग्री को बनाने के लिए। जब के लिए मिल गया तो कौन समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इस पॉइंट को हम आप देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ पॉइंट है जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कहीं पर लिखा गया हो शिवालय, क्या लिखा गया हो? शिवालय। यहाँ शिव का आलय नहीं, उनके लिए आलय लिखा जाएगा, शिव के लिए आलय। ऐसे कहीं लिखा गया हो विद्यालय, तो विद्या का नहीं, विद्या के लिए आलय, ज्ञान के लिए आलय। विद्या के लिए क्या है? वो आलय। इस तरह से आप पॉइंट में बढ़ते चलेंगे और भी कुछ तथ्य को देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा गया हो शब्दार्थ के रूप में, चलिए देखते हैं। भूत बल, तो भाई भूतों के लिए बलि जो चढ़ाई जाती है वही है भूत बलि। हो जाएगा भूतों के लिए बलि। किसके लिए? भूतों के लिए बलि। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो महंगाई भत्ता, भैया हो महंगाई के लिए भत्ता, हो जाएगा महंगाई के लिए भत्ता। बेरोजगारी भत्ता भी लोगों को मिलता था कुछ समय पहले, वही भत्ता समझ लो महंगाई के लिए है। तो देखिए इसमें हथकड़ी, गौशाला, रसोई घर, शिवालय, विद्यालय, भूत बलि, महंगाई भत्ता, ऐसे शब्द जहां मिले उसमें इतने देखना है क्या चिन्ह हमारा के लिए मिल रहा। अगर के लिए चिन्ह मिल रहा है आपका कौन समास होगा? तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आइए कुछ और भी शब्द देखते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए इन शब्दों को अवश्य देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कहीं पर पॉइंट में लिख दिया जाए शब्द के अर्थ के रूप में राह खर्च, हो जाएगा राह के लिए खर्च। किसके लिए? राह के लिए क्या किया गया? खर्च किया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? राह खर्च कहा गया। ऐसे कहीं कहा जाए बैलगाड़ी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो गाड़ी बनी है बैल की नहीं, बैल को खींचने के लिए बनी है, तो यहां लिख दिया जाएगा बैल के लिए गाड़ी। तो बैल के लिए जो गाड़ी बनाई गई उसी का नाम क्या हुआ? बैलगाड़ी। इसी तरह से लिखा जाए पॉइंट के रूप में देशभक्त, तो भक्ति तो है लेकिन वो भक्ति किसके लिए है? वो भक्ति है देश के लिए। तो देश के लिए भक्ति ही क्या कहलाएगी? देशभक्ति। तो लिखा जा सकता है देश के लिए भक्ति। इस तरह से चर्चा पर चर्चा यहाँ से भी संभव हो सकती है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आइए कुछ और भी तथ्य को देखते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो माल गोदाम,
लिखा जाएगा माल के लिए गोदाम। तो गोदाम किसके लिए? माल के लिए बना। अच्छा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा विशाल स्नानागार मिला था। स्नानागार, यही अर्थ समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगार माने घर होता है, तो किसके लिए घर? स्नान के लिए। यहाँ लिख दिया जाएगा स्नान के लिए आगार। तो स्नान के लिए आगार ही क्या कहलाता है? स्नानागार कहलाता है। इसी तरह से वहां बहुत बड़ा बड़ा मिला था अन्नागार। क्या मिला था? अन्नागार। तो हो जाएगा अन्न के लिए आगार। तो अन्न के लिए आगार अर्थात अन्न के लिए जो अनाज बनाया गया, अनाज के लिए जो घर बनाया गया, उसी का नाम अन्नागार हो गया। इस तरह से आगार शब्द ये गल लगा है, तब भी वहां इस टाइप वाले शब्द को हम आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी तथ्य को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, आप लोग परीक्षा देने जाते हो तो परीक्षा वास्तव जहाँ देते हैं परीक्षा भवन का निर्माण किया जाता है। तो परीक्षा भवन अगर कहीं लिखा गया हो तो आप जान सकते हैं वहाँ भी यही समास होगा। जैसे कहीं लिखा हो परीक्षा भवन, क्या लिखा गया हो? परीक्षा भवन, तो हो जाएगा परीक्षा के लिए भवन। तो के लिए चिन्ह मिला, संपदा हो गया। जैसे कहीं लिखा गया हो डाक गाड़ी, तो भैया डाक गाड़ी, डाक की तो गाड़ी बनेगी नहीं। हाँ, डाक को, चिट्ठी को ले जाने के लिए गाड़ी बनेगी। यहाँ हो जाएगा डाक के लिए गाड़ी। तो डाक के लिए जो गाड़ी बनाई गई उसका भी नाम क्या हुआ? डाक गाड़ी हुआ। जैसे कहीं लिखा गया हो मित्रों युद्धाभ्यास, ध्यान दीजिए, अभ्यास तो चल रहा है लेकिन किसके लिए? युद्ध के लिए। तो हो जाएगा युद्ध के लिए अभ्यास। तो जिसके लिए अभ्यास बनाया गया वही का नाम का हुआ युद्धाभ्यास हुआ। इस तरह से आपके पॉइंट में कभी भी पूछे जा सकते हैं कि जहां पर के लिए चिन्ह मिले वहां तत्पुरुष तो रहेगा, लेकिन कैसा तत्पुरुष रहेगा? तो वहां रहेगा संप्रदान तत्पुरुष रहेगा। के लिए अपेक्षा करता हूं कि आप लोग तत्पुरुष समास में कर्म, कर्म और संप्रदान, इन तीनों समास को समझ गए होंगे। अब आइए इसी क्रम में विधिगण तत्पुरुष समास में अगला क्रम चलते हैं, जिसका नाम रखा गया है चौथा पॉइंट अपादान। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपा का तात्पर्य वास्तव में अलग होना, यहाँ से जो चिन्ह होगा तो लिखा जाएगा से अलग होना, यानी जो से अलग होना अर्थ रहेगा, अलगाव की अपेक्षा करेगा। तो ऐसे शब्दार्थ में हम कौन समास बताएंगे? अपादान तत्पुरुष समास। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कहीं लिखा हो पद चित, अभी मैंने बताया था किसी रूप में कि पद दलित, वो तो पद से बेचारा दलित था, लेकिन ये पद से चित का तात्पर्य अलग, गिर जाना, हट जाना। जहां से कोई अलग हो गया वहां हमेशा लगाव करने में क्या होगा? पदान होगा। यहाँ लिखा जाएगा तो पद से चित, चित का तात्पर्य अपदस्थ हो जाना अर्थात अलग हो जाना, पद से हट जाना, यही है पद चित। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो मित्रों देश निकाला, क्या लिखा गया हो? देश निकाला। तो देश से निकाला, तो कहां से अलग किया गया? देश से अलग किया गया। इसी तरह से कहीं पूछा जाए पथ भ्रष्ट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है पथ भ्रष्ट वाला, तो लिखा जाए भैया पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट माने अलग हो गया, तो पथ से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो जात चित, ये बेचारा जातीय से अलग हो गया, तो लिखा जाएगा जात से चित, चित का तात्पर्य क्या हुआ? अलग से हुआ। अब ध्यान दीजिए कहीं लिखा हो पाप मुक्त, भैया पापों से क्या हो गया? विहीन हो गया, मुक्त हो गया, लिखा जाएगा पाप से मुक्त। तो ध्यान
ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से कहीं लिखा जाए ऋण मुक्त, क्या लिखा जाए ऋण मुक्त। अगर ये ऋण युक्त हो जाता, युक्त यानी जुड़ने पर से चिन्ह होने पर करण, और जैसे मुक्त हुआ अलग हुआ ऐसे अपादान हो गया, यहाँ हो जाएगा ऋण से मुक्त। तो ऐसे तथ्य भी कहीं भी देखे जाए तो वहाँ अपादान में हम चलेंगे तत्पुरुष समास के माध्यम से। देखिए अपादान तत्पुरुष समास की पहचान से अलग होना, पदचित, देश निकाला, पथभ्रष्ट, जागचित, पाप मुक्त और विमुक्त, सारे शब्द आप देख रहे होंगे अलगाव का अर्थ दे रहे हैं। तो अलगाव का अर्थ जो जो शब्द देंगे दोनों पदों के मध्य में से चिन्ह लग जाएगा और व्यक्तिगत समास कर दिया जाएगा। तो आइए और कुछ इसके शब्दार्थ को देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा गया पॉइंट के रूप में, और भी तथ्य है धर्म विमुख। भैया हो किससे विमुख हुआ, किससे पीछे हटा, धर्म से, तो लिखा जाएगा धर्म से विमुख। किससे विमुख, धर्म से विमुख। इसी तरह से और भी तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन किया जा सकता है, चर्चा पर चर्चा यहाँ से भी की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई राजा घोड़े से खटपट खटपट जा रहा हो और भैया हो अश्व पतित हो गया, पतित माने गिरा, किससे गिरा, घोड़े से, तो घोड़ा से क्या हुआ, अलग हो गया। यहाँ लिखा जाएगा अश्व से पतित, पतित का मतलब गिरा। इसी तरह से कहीं लिख दिया जाए वृक्ष पतित, तो वृक्ष यानी पेड़ से गिरा, भैया हो यहाँ हो जाएगा वृक्ष से पतित। तो वृक्ष से पतित हुआ, घोड़े से पतित हुआ, तो अश्व पतित और वृक्ष पतित, ऐसे कोई भी आ जाए जहाँ से अलगाव का अर्थ देगा वहाँ से ये पॉइंट जरूर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं लिखा हो गुणहीन, अगर ये युक्त होता तो आपका करण तत्पुरुष होता, हीन हो गया, अलग हो गया, अपादान हो गया, तो हो जाएगा गुण से। यहाँ गुण से बेचारा हीन है तो गुणहीन के अर्थ में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जहाँ जहाँ लगाव की बात होगी वहाँ इनका तथ्य, इनका रूप ले लिया जाएगा। एक शब्द थोड़ा अलगाव के अर्थ में तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहाँ कुछ नोट के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। जैसे लिख दिया जाए नोट में, जिस वस्तु, व्यक्ति चाहे से भय हो तो भयवाचक शब्दों में अपादान तत्पुरुष समास होता है। ध्यान दीजिए, तो जिस वस्तु, व्यक्ति, प्राणी से भय हो तो भयवाचक शब्दों में भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कहीं लिखा गया हो मित्रों सिंह भय, तो भैया हो भय किससे है, सिंह से, यहाँ भी अपादान होगा, लिखा जाएगा सिंह से भय। लिख दिया जाए कुक्कुर भय, लिखा जाएगा कुक्कुर से भय, तो कुत्ते से भय हो, चाहे लिख दिया जाए वृक भय, चाहे लिख दिया जाए अश्व भय, चाहे लिख दिया जाए राज भय, यानी किसी से भी भय अगर निकल गया तो भय वाले शब्द में वहाँ पर भी, यहाँ लगाव से कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल भय अगर उत्पन्न हुआ किसी से, भयवाचक शब्द कोई आ गया तो वहाँ अपादान तत्पुरुष में वास्तव में भय के अर्थ में अवश्य अर्थ ले लिया जाता है। तो आइए और भी चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास में वास्तव में कहीं कहीं दे दिया जाता है अर्थ की दृष्टि से, चाहे वृक है चाहे कुक्कुर है, तो वहां भी आपका अपादान ही होता है। तो व्यक्तिगत तत्पुरुष समास की इच्छा भेद है,
अभी तो आपने 4 ही देखा है। आइए 5वां देखते हैं जिसका नाम है संबंध तत्पुरुष समास। तो आइए हम आप संबंध तत्पुरुष समास की बात करते हैं। चलिए, और तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, 5वां समास, जिसका चिन्ह है मित्रों का, की, के। ये मुख्यतः चिन्ह है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। रा रे भी है, नाने नी भी है, लेकिन उससे बहुत कम उदाहरण आता है। सबसे ज्यादा उदाहरण किससे आता है? का, की, के से आता है। अब देखिए, अगर दो पदों के बीच में का, की, के मिल जाए तो समझिए हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। विग्रह करने पर चिन्ह लिखा जाता है, समास करने पर दोनों पदों के बीच से लोप कर दिया जाता है। अब जैसे कहीं पर लिख दिया जाए दशरथ पुत्र, तो भैया किसके पुत्र? दशरथ के पुत्र, चाहे दशरथ का पुत्र, यहाँ लिख दिया जाएगा दशरथ का पुत्र, चाहे दशरथ के पुत्र। बीच में क्या मिला? इसी तरह से कहीं लिखा जाए राजकन्या, तो लिख दिया जाएगा राजा की कन्या। देखिए इसमें ही मिल गया। इसी तरह से कहीं लिख दिया जाए ऋषि कन्या, यहाँ हो जाएगा ऋषियों की कन्या। किसकी कन्या है वो? ऋषियों की कन्या। जैसे कहीं लिखा गया हो सेनापति, तो सेना का पति है, तो सेना का वो पति है, पति का तात्पर्य मालिक से हुआ, स्वामी से हुआ। इसी तरह से कहीं पर लिखा हो पॉइंट के रूप में और भी अर्थ लिए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कहीं लिख दिया जाए राजकुमार। पुमान का मतलब समझ लीजिएगा, पुमान माने पुरुष होता है। ये सब थोड़ा नया है आपके लिए। लिख दिया जाएगा राजा का पुमान। पुमान का तात्पर्य है पुरुष, इससे हुआ पुरुष से ले लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आपने फिल्म देखा होगा अजय देवगन का गंगा जल, तो हो जाएगा मित्रों गंगा का जल, तो गंगा का जल है। आप वास्तव में सरयू जल को भी लिख सकते हो, तो लिख दिया जाएगा सरयू का जल। ऐसी सिचुएशन जहां मिले वहां पर भी कौन समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास ही होगा। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम आप देखते हैं इस पॉइंट को पढ़ना। तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है उनको हम लोग जरूर देखेंगे और उसी के माध्यम से और भी शब्दों को समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हो जैसे भैया कोई गांव में आया और गांव का उद्धार कर दिया, शिक्षित बना दिया, तो उसे कहेंगे भैया ये तो ग्रामोद्धार हुआ। तो ग्रामोद्धार का मतलब हुआ ग्राम का यानी गांव का उद्धार। इसी तरह से कोई भी आ जाए, चाहे पतितोद्धार आ जाए, पतितोद्धार, भैया पतितों का क्या किया? उद्धार किया। यहाँ लिख दिया जाएगा पतितों का उद्धार। अमिताभ बच्चन भैया खेलते हैं हम सबसे क्या? कौन बनेगा करोड़पति? तो हो जाएगा करोड़ों का पति, पति का तात्पर्य स्वामी। ऐसे कहीं लिखा हो लखपति, तो लिख दिया जाए लाखों का पति, पति का तात्पर्य स्वामी से। इस तरह से करोड़पति हुआ, लखपति हुआ, ऐसे शब्दार्थ बहुत ही ज्यादा है। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए और भी तथ्य को लेकर के गुरु सेवा, तो किसकी सेवा? गुरुओं की, चाहे गुरु की, तो गुरु की सेवा ही गुरु सेवा है। यहाँ बीच में चिन्ह क्या मिला? की मिला। की मिलने से इसके तथ्य को हम आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी शब्द मिल जाए वहां पर भी संबंध तत्पुरुष होगा, जो का, की, के, इनके अर्थ में जरूर शब्द देंगे, तब उनको हम समझेंगे संबंध तत्पुरुष समास के माध्यम से।
तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग संबंध तत्पुरुष समास को भी समझ गए होंगे। और देखिए आप लोग कर्म तत्पुरुष समास समझे हैं, कर्म के बाद समझे हैं आप लोग करण, करण के बाद संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान, फिर संबंध। अंतिम छठा है जिसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का जो मित्रों चिन्ह है वो चिन्ह है में पर। वो चिन्ह क्या है? चाहे में कहिए और चाहे पर कहिए, में और पर कहने से भी इसका नाम ले लिया जाता है। तो आइए चर्चा पर चर्चा यहाँ से भी की जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा गया मुनि श्रेष्ठ, जरा ध्यान दीजिए, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में क्या है? श्रेष्ठ बीच में क्या है? में है। अगर विकल्प में अधिकरण ना हो, प्राथमिकता पहले अधिकरण की होगी, अधिकरण तत्पुरुष समास की, अगर ये ना हो तुरंत कर्मधारय हो सकता है क्योंकि ये मुनि की विशेषता बता है, लेकिन प्राथमिकता पहले इसकी नहीं है। तो हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। तो मुनियों में श्रेष्ठ होने से इसको क्या कहा गया? मुनि श्रेष्ठ कहा गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कहीं लिखा हो आप बीती, भैया हो आप पर बीती, आप पर बीती, पर बीच में मिला कि नहीं मिला? ऐसे कहीं लिखा हो रथारूढ़, क्या लिखा हो? रथारूढ़, तो हो जाएगा रथ पर आरूढ़। किस पर आरूढ़? रथ पर आरूढ़ माने बैठा। इसी तरह से हो जाएगा सिंहासनारूढ़, भैया किस पर बैठा है? सिंहासन पर, तो हो जाएगा सिंहासन पर आरूढ़। तो सिंहासन पर बैठा है इसलिए इसको सिंहासनारूढ़ कहते हैं। मित्रों अगर कहीं लिखा हो सभा पंडित, तो पंडित है लेकिन किसमें? सभा में। तो जो सभा लगी है उसी का पंडित है, पंडित बताते हैं विद्वान। तो सभा में वो एक पंडित निकला, विद्वान निकला, तो हो जाएगा सभा में पंडित। तो किसमें पंडित है? वो सभा में पंडित है। इसी तरह से कहीं पर लिख दिया जाए शोक मग्न, भैया अगर किसी के आपके दुख पड़ जाए, दुख में व्यक्ति क्या करता है? शोक में डूबा रहता है। तो मग्न का मतलब डूबा, तो लिख दिया जाएगा मित्रों शोक में मग्न, मग्न माने डूबा, जाने रहिएगा इस पॉइंट को। इसी तरह से कुछ लोग कहते भैया प्रेम मग्न है, भैया तो प्रेम मग्न है, तो प्रेम में डूबा है, तो हो जाएगा प्रेम में मग्न, मग्न मतलब डूबा। इसी तरह से कोई भी ऐसे शब्द दे दिए जा सकते हैं। आइए मुनि श्रेष्ठ आप देखिए रथारूढ़, सिंहासनारूढ़, सभा पंडित, शोकमग्न, प्रेममग्न और भी कुछ शब्दों को देखते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष समास है तो अधिकरण लगाइएगा, केवल तत्पुरुष है केवल तत्पुरुष लगा दीजिएगा। तो अधिकरण न रहने पर तत्पुरुष समास ही सही होगा। अगर अधिकरण तत्पुरुष समास वहाँ है तब आप अधिकरण लगाएंगे, अन्यथा तत्पुरुष समास नहीं रहते। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए इस पॉइंट के रूप में लिख दिया जाए सरयू स्नान। अब ध्यान देखिए, पिछले वाले में सरयू जल लिखा गया था, वो सरयू का जल था, लेकिन अब के सरयू का स्नान नहीं, सरयू में कोई स्नान करने गया है। यहाँ लिख दिया जाएगा सरयू में स्नान। हे भैया कहीं लिखा गया हो गंगा स्नान, तो आप लोग खूब प्रयाग में नहाए होंगे, तो हो जाएगा गंगा में स्नान। किसमें स्नान किया? गंगा में। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो रण कुशल, रण का तात्पर्य तो मैदान में, तो हो जाएगा रण में कुशल। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो युद्ध कुशल, भैया हो किसमें कुशल है? युद्ध में,
यहाँ लिख दिया जाएगा युद्ध में कुशल। कोई भी ऐसा तथ्य है, जैसे कहीं पर और भी पॉइंट दिया जा सकता है, जैसे कहीं लिखा गया हो युद्ध निपुण, निपुण का तात्पर्य कुशल से हुआ, तो लिख दिया जाएगा युद्ध में निपुण। युद्ध में निपुण होने से, कुशल होने से इसका नाम यहाँ से रख दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, और भी उदाहरण है महत्वपूर्ण, ये सब तो एग्जाम में आते जाते रहते हैं, कुछ सब और भी है महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। आइए उस शब्द को भी हम आप देखते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो रसगुल्ला, देखो भैया, तो देखो भैया गुल्ला डूबा किसमें, रस में, तो लिखा जाएगा रस में डूबा हुआ गुल्ला। ये देखो भैया, तो रसगुल्ला खूब खाए होंगे बारात में। अब कितना लॉकडाउन का प्रभाव बारात पर कम रहा, सीमित मात्रा में लोग गए, तो रसगुल्ला खूब खाए होंगे। रसगुल्ला खाते समय समास का भी ध्यान आ गया होगा। कौन समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। हे भैया जब सुबहिया जागे होंगे, भाइयों खाए होंगे, एक पकौड़ी, तो पकौड़ी भी खाए होंगे, तो लिखा जाएगा तेल में पकी बड़ी। बड़ी का तात्पर्य भैया वही बेसन की जो बनी होती है, तो किसमें कूद के पड़ी? तेल में। तो ऐसे पकौड़ी हो चाहे पकौड़ा हो, समास कौन होगा? अधिकरण होगा। ऐसे कहीं लिखा हो दही बड़ा, क्या लिखा हो? तो लिखा जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। किसमें डूबा हुआ? दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसमें मध्यलोपीय तत्पुरुष समास भी होता है, लेकिन मध्यलोपीय तत्पुरुष समास के कई कई मध्यलोपीय कर्मधारय समास भी दे दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता किसकी दी जाएगी? अधिकरण तत्पुरुष समास की प्राथमिकता दी जाएगी। और ध्यान दीजिए, अगर कोई ना हो विकल्प में, तब इस समास के तहत लिख दिया जाएगा मध्यलोपीय कर्मधारय समास। मध्यलोपीय कर्मधारय का समास हुआ, अर्थ दही बड़ा। दही बड़ा, दही भी खट्टा है, बड़ा भी विशेषता है, दोनों पर विशेषता में आ गए। और विशेषण जब हो गए, मध्य में लोप कर दिया गया तत्पुरुष का, वहां कर्मधारय रख दिया गया। तो अगर मध्यलोपीय कर्मधारय विकल्प है तब तो मध्यलोपीय सही होगा। अगर मध्यलोपीय नहीं है तो दही बड़ा में कौन समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास होगा। इस पॉइंट को हम आप समझेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा गया हो डिब्बा बंद, हे भैया किसमें बंद? डिब्बा में, लिख दिया जाएगा डिब्बे में या डिब्बा में बंद। डिब्बा में जो बंद है भैया, में चित्र लगने से कौन समास होगा? उस समास का नाम होगा अधिकरण तत्पुरुष शब्द। तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। जैसे कहीं लिखा गया हो रेल, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। रेल की गाड़ी नहीं बनी होती, रेल, रेल माने पटरी, पटरी पर चलने के लिए गाड़ी बनी होती है। तो लिख दिया जा सकता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेल पर का तात्पर्य यहाँ देखिए आपके अधिकरण से हुआ, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? रेलगाड़ी कहलाती है। तो रेलगाड़ी में अधिकरण तत्पुरुष समास सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिचुएशन जहां मिले में पर का चिन्ह आपको तनिक भी संदेह दिखे तो समझ जाइए वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगर विकल्प में अधिकरण नहीं है तो केवल तत्पुरुष समास ही सही होगा। तो मित्रों, अपेक्षा करता हूं कि तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। और इस सारे पॉइंट के अंतर्गत समझिए, अगर एग्जाम में कर तत्पुरुष पूछता है, कर तत्पुरुष बताइएगा, नहीं तो केवल कौन समास? तत्पुरुष समास होगा। तो अपेक्षा करता हूं
तत्पुरुष समास को आप बेहतर समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास के दो मुख्यतया भेद, पहला भेद व्यधिकरण और दूसरा समानाधिकरण। व्यधिकरण में 6 भेद हो जाते हैं, जिसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष आते हैं, जो कारक के अनुसार रहते हैं। व्यधिकरण में, समानाधिकरण में 2 मुख्यतया दिव्य और कर्मधार है। लेकिन अभी तत्पुरुष समास के एक उप अंग बचे हैं, वो उप अंग संस्कृत से मूलतः आए हैं। तो संस्कृत से जो उप अंग आए हैं उनमें उप अंगों की जो चर्चा पर चर्चा की जाएगी, उस चर्चा पर चर्चा को हम कल देखेंगे। उसमें 4 भेद रहेंगे, अर्थात अलुक, नय, उपपद और प्रादि तत्पुरुष समास। और उसी के सिलसिले में अगले टॉपिक पर हम फिर पुनः द्विगु समास और कर्मधारय समास को पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को अवश्य देखें और क्लास को पढ़ने के बाद लाइक करें। जैसे आपको कुछ प्रश्न से संबंधित बात हो, उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।